जी, वयोवृद्ध पूर्व सैनिक सर, आप 5 गढ़वाल के रिटायर वयोवृद्ध वृद्ध सैनिक यानी सीनियर सिटीजन है, काफी सीनियर। अगर मैं अपनी बात करूं, मेरे पिताजी 40 157 राइफलमैन धन सिंह, फर्स्ट गढ़वाल राइफल, जो बाद में 6 मैकेनाइज हो गई है, और आज पिताजी भी इस दुनिया में नहीं है। सेकंड पीढ़ी, तीसरी पीढ़ी के लोग भी अब फौज में चले गए। लेकिन आप अपना आर्मी नंबर बताएंगे सर? हाँ, मैं फर्स्ट गढ़वाल का ही हूँ जी। नंबर आपका? मेरा 40 36 012 है। यानी आप मेरे पिताजी से भी 4000 सीनियर हैं। हाँ। मेरे पिताजी 4 नवंबर 1961 में भर्ती हुए थे आप सर? हाँ, मैं 55 का हूँ। जी, 55 के हैं। यानी कि आपने 62 की लड़ाई लड़ी? सब लड़ी। तो उसके बाद का आप अपना सैनिक इतिहास बताइए, कितना आपने नौकरी करी, अपना पूरा परिचय। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आप देख रहे हैं परिहार विजय पथ। तो ये स्थान शौर्य स्थल चीड़बाग देहरादून, जहां पर हर साल मुंबई हमले यानी 26/11 के हमले का जो 2008 में ताज होटल में हुआ था, और 160 से अधिक लोगों की और सुरक्षा कर्मियों की जानें चली गई थी। तो उनके शहादत के सम्मान के उपलक्ष्य में हर साल यहाँ पर गौरव सेनानी एसोसिएशन और आसपास के पूर्व सैनिक यहाँ पर श्रद्धांजलि देने आते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हो, अभी यहाँ पर बहुत सारे गौरव सेनानी आपको दिखाई देंगे, और बड़े बुजुर्ग उम्र दराज भी हैं, और नौजवान भी पेंशन आए हैं। सबसे पहले सर, सेना में नौकरी एक मौत के कुएं की तरह है। यानी जो कुएं से बाहर निकल गया वो जीवित है, और आप ही लोगों में से आप ऑपरेशन गए होंगे, पेट्रोलिंग गए होंगे, फील्ड एरियाज में गए होंगे, डिस्टरबेंस इलाकों में गए होंगे, टेरेन ट्रेनिंग, मौसमी मार, जरूरी नहीं है आमने सामने गोली ही लगे। कई बार किसी न किसी कारण सैनिकों की शहादत हो जाती है, और यह तो एक बहुत बड़ा कारण है कि मुंबई हमला जो पड़ोसी मुल्क ने भेजे थे और उनकी शहादत हुई, उस उपलक्ष्य में यहाँ पर हर साल आप लोग रीत परेड करते हैं। तो सबसे उम्र दराज सर, जरा अपना परिचय देंगे आप? मैं सुबदार दिग्विजय मल 35GR। सर, आप पेंशन कब आए होंगे? मैं 2004 में। ये माइक पकड़िए जरा। 2004 में आप पेंशन आए जी सर। जिस प्रकार से हर कोई शहीदों का सम्मान करता है, पूरा देश करता है, जी। आपको कभी लगा कि उन्हीं लोगों में से जो शहादत जिनकी हुई, उन्हीं के बीच आप भी थे, इसलिए पूर्व सैनिक का हमें भी सम्मान मिला है? लेकिन क्या वास्तव में पूर्व सैनिकों का पेंशन आने के बाद कितना सम्मान होता है? ये तो सब थोड़ा सा जिस टाइम चलता है वहां, उस टाइम पे तो जो सभी बोलते हैं कि हाँ हाँ, जैसे उस टाइम पर कारगिल ऑपरेशन के टाइम पे जो है राखी आ रही, इधर से भी आ रही, उधर से भी आ रही। उसके बाद जब वो खत्म हो जाता है, ट्रेन के डिब्बे में जो है नहीं मिलता रिजर्वेशन, भी पकड़ के लटक के चलना पड़ता है। उस टाइम पे कोई ये नहीं देखता कि ये भी एक फौजी है। कहने का मतलब है कि सम्मान, अधिकार, सुविधाएं, और जो वो गवर्नमेंट से मांग कर रहे हैं जो जायज है, उस पर भी गवर्नमेंट ने ध्यान देना चाहिए। और जहां तक ट्रेन का आपने जिक्र किया, आजकल हवाई जहाजें भी हैं, ट्रेन भी है। सेना की नौकरी में दिक्कत यह है कि अचानक ऑर्डर मिलता है, इसलिए नई भी बुकिंग हो पाती है। अन्यथा क्लास 3 क्लास 2 आजकल लागू है, बहुत अच्छा है, मैंने कई बार सफर भी किया है। लेकिन जो कुछ चीजें अच्छी होनी चाहिए, तो वो ये है कि सर, जो आपकी लेंथ ऑफ सर्विस, चित्रपाल जी यहाँ पर है, लेंथ ऑफ सर्विस का जो कोट कर रहा हूं मैं, सेना में एक यंगस्टर चाहिए, और ऐसा नहीं कि 60 साल का व्यक्ति ग्लेशियर जाए, ऐसा हो नहीं सकता। तो लगभग 35 से 50 साल के बीच सेना के जवान रिटायर आ जाते हैं। तो एक सिविल एम्प्लॉयर माना वो 4th क्लास का, और सीसीएस रूल 1973 के मुताबिक जो बेसिक का आधा पेंशन कहलाती है, वो अपने अंतिम बेसिक तक चला जाता है, और चपरासी का वेतन भी सूबेदार से ऊपर हो जाता है। ऐसे में आप लोगों को कोई रैंक वेटेज या फिर 60 साल के बेनिफिट का इस प्रकार गवर्नमेंट जो ओआरपी देती है, जैसे अधिकारियों को दिया, 60 साल का पूरा बेनिफिट भी ले रहे हैं, ओआरपी भी ले रहे हैं। अगर कर्नल साहब को कोड किया जाए, क्योंकि उससे नीचे पेंशन जाएगा तो वॉलंटियर कहलाएगा, तो उनका 20 गुना फर्क पड़ गया। क्या आप और राष्ट्रपति के बीच 20 गुना पेंशन का फर्क है? नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है। पहले क्या था कि जो आपकी लास्ट पे होती थी उसका 50% आपको पेंशन मिलता था। आज क्या हो गया है, अगर आपकी पे 1 लाख रुपए है तो आपकी जो पेंशन होगी 1/3 हो जाएगी सीधे सीधे। यानी कि आपके पेंशन के सीधे 4 भाग हो रहे हैं, यानी कि आप 25,000 रुपए अटक जाते हैं। कहाँ मेरी 1 लाख रुपए तनख्वाह थी और मैं 25,000 में क्या गुजारा कर पाऊंगा। दूसरे में जो हमारी राज्य सरकार और केंद्र सरकार है,
वो जहां पुरुष सैनिकों को वेटेज देने की बात करती हैं, वहां उन्होंने सिर्फ गार्ड के अलावा कोई भी ऐसा ऑप्शन रखा ही नहीं है हमारे पास में, या उन्होंने अगर कोई आरक्षण हमें दिया तो उसमें वो रैंकिंग इतना हाई लेकर जाते हैं कि उसमें नॉर्मल सोल्जर का कहीं तालमेल हो ही नहीं पाता। यानी अनुभव के आपको मार्क्स मिलने चाहिए थे जो मिलते नहीं है, मिलने चाहिए थे। ऊपर से आपको टिप्पण पकड़ के कहीं गार्ड से या चौकीदार की नौकरी करनी पड़ेगी। सेना में रहकर आपने लड़ाइयाँ लड़ी, आप टैंक चला सकते थे, आप तोप चला सकते थे, तो क्या गवर्नमेंट को कभी आभास हुआ कि सैनिक एटीएम के बाहर चौकीदार लगा हुआ मिलेगा? हम तो गवर्नमेंट को कई बार चेताने की कोशिश भी की, कई बार हमने केंद्र सरकार से भी गुहार लगाई, राज्य सरकार से गुहार लगाई। अलग अलग राज्यों में पुरुष सैनिक अपने हिसाब से काम कर रहे हैं, लेकिन अब ये पता नहीं लग पा रहा है कि केंद्र सरकार के पास में क्या कोई ऑप्शन नहीं बचा, क्या वो अपने पुरुष सैनिकों और सैनिकों को कुछ देना नहीं चाहती। जी, वास्तव में रक्षा बजट एक नॉन प्लान बजट होता है। यदि रेलवे को बजट देंगे तो वो कमा के देगी, डिफेंस का बजट फायर खोखा बाहर, उसका कोई रक्षा तो होती है, जैसे खेती बाढ़ खेती की रक्षा करती है इसी तरह से है, लेकिन गवर्नमेंट ऊपरी लेवल पर ये देखती है कि काम वही किया जाए जिससे अर्निंग आए। तो नौजवान, पहले आप अपना नाम बताइए। सर, मैं हवलदार हीरा सिंह फरसवान, रिटायर कब आए? मैं 2014 में सेवानिवृत्त हो गया था सर। सर, नौजवान के नाम पर अग्निवीर होना चाहिए, उससे जो पैकेज उनको मिलता है सैनिक के वेतन से लगभग 15 से 20 हजार रुपया कम होता है। वो पैसा बचा के गवर्नमेंट चाहती कि इससे असले खरीदे जाए, सेना का आधुनिकीकरण किया जाए। ये पॉलिसी यूपीएससी के 24 काडर और नेताओं के लिए होना चाहिए थी, या देश की गरीब जनता पर अग्निवीर जैसी स्कीम लादनी चाहिए थी? देखो सर, सेना में विशेषकर मध्यम वर्ग और गरीब वर्ग के लोग ही जाते हैं, और अमीर लोग तो कभी सेना की तरफ जाते भी नहीं है। लेकिन वर्तमान समय में जो अग्निवीर है और उनकी जो तनख्वाह का इन्होंने फिक्स कर रखा है, तो ये तो अन्यायपूर्ण है। ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि एक अग्निवीर अपनी 4 साल की नौकरी के दौरान उसको जहां भी भेजा जाएगा वो जाएगा, देश की रक्षा करेगा, सीमाओं की रक्षा करेगा, लेकिन तनख्वाह उनके लिए सफिशिएंट नहीं है। जी, टेरेन जैसे देश का कहीं ग्लेशियर है, कहीं बाढ़ की स्थिति कहीं और है, ऐसे में अगर उसे कुछ हो गया तो 4 साल बाद उसकी देखभाल कौन करेगा? वही दिक्कत है सर। एक्चुअली गवर्नमेंट ने उनको उस सुविधा में नहीं रखा है, जैसे कि शहीद हो जाता है तो शहीद का बेनिफिट मिलना चाहिए, और मुझे लगता है कि वर्तमान समय में 4 साल की नौकरी के लिए उनको उस प्रकार का कोई बेनिफिट नहीं है। आखिरी सवाल, आपने बोला अमीरों के बच्चे सेना में नहीं जाते, क्या इजराइल में ऐसा ही होता है? नहीं, अन्य देशों में तो मुझे नहीं लगता है सर। अन्य देशों में, आप इंग्लैंड को ले लो, इंग्लैंड का राजा खुद मोर्चा संभालता है, जो वहाँ के किंग हैं वो मोर्चा संभालते हैं, सेना में अपनी ड्यूटी देते हैं। लेकिन हमारे तो मध्यम वर्ग और गरीब लोग बड़ी मुश्किल से वो लोग फौज में जाते हैं और देश की रक्षा करते हैं। अमीर लोग तो ऐश कर रहे हैं, बड़ी मुश्किल है सर। तो कहने का मतलब ये जो अग्निवीर टाइप स्कीम थी, ये जो आईएएस पीसीएस निकले या देश के एडमिनिस्ट्रेशन जॉबों को संभालें या भविष्य में देश का नेतृत्व करें, उन लोगों के लिए होना चाहिए था, ना कि गरीब जनता के लिए। जी, तो उसको अपना भविष्य पूरा सुरक्षित नजर आता है, वो अग्निवीर 4 साल या 5 साल बाद वो क्या करेगा बाहर आके? बाहर आके गवर्नमेंट हालांकि गारंटी तो दे रही कि हम आपको बीच में एडजस्ट करेंगे 100%, पर वो भी कोई श्योरिटी नहीं है कल को क्या होता है क्या नहीं होता है। सर, कहने को हम लोग कहते हैं कि ये इजराइल कॉन्सेप्ट है। इजराइल में लड़का 3 साल, लड़की 2 साल कंपलसरी सेना की सेवा देती है, चाहे प्रधानमंत्री का ही बेटा क्यों न हो, और वो युद्ध लड़ेगा, उसके बाद ही कोई और नौकरी करेगा। इजराइल की इकोनॉमी प्रति व्यक्ति 1,33,000 है, वहाँ पर हीरो की तराशा जाता है। इतना बड़ी इकोनॉमी वाला देश वो भी फौज में जाते हैं, तो इस देश के जितने यूपीएससी के 24 काडर हैं या फिर एडमिनिस्ट्रेशन पदों पर जो जाएंगे, जो कल को नेता बनेंगे, अग्निवीर योजना उनके लिए होनी चाहिए थी या सामान्य जनता के लिए? ऑनरी कैप्टन मिशन दत्त पुनियाल साहब, आप बताएंगे इस संबंध में? तो इजराइल का कॉन्सेप्ट आपने बताया, इजराइल में केवल एक ही कास्ट है और वो वहाँ पर सक्सेस हो सकता है, लेकिन ऑल सामान्य के लिए यहाँ पर सक्सेस नहीं होता है। यहाँ पर अलग अलग धर्म, अलग अलग पंथ, अलग अलग विचार, अलग अलग किस्म के लोग हैं, उनके लिए अनिवार्य नहीं किया जाता। दूसरे में भी इजराइल की जो जनसंख्या है वो हमारे आगे 1% के बराबर भी नहीं है। हमारी 1 अरब
50 करोड़ जनसंख्या है, सर 140 करोड़, यानी कि चाइना को भी हमने पीछे कर पीछे दिया कर है। दिया है। तो यहाँ पर तो संभव नहीं है ये ऑल सबके लिए करना जो है। तो जैसा आपने कोड किया कि यहाँ पर जनता इतनी है, सैनिक पहले से इतने हैं, पूर्व सैनिक इतनी है, अन्य पैरा मिलिट्री फोर्सेज और एनसीसी और अन्यत्र मिला करके हमारे पास जनसंख्या की कमी नहीं, उनके पास कमी है, इसलिए सब सैनिक बनते होंगे। तो जनसंख्या यहाँ पर बेरोजगार ज्यादा है, 50% यूथ है, तो उसका मतलब ये होता है कि उन्हें अग्निवीर बना दिया जाए। कठिन परिस्थितियों से आए, 4 साल वो नौकरी करें, ग्लेशियर का इफेक्ट उसको रहेगा। तो क्या उसको इस प्रकार का कोई बोर्ड नहीं, कोई मिलिट्री हॉस्पिटल की सुविधाएं नहीं, तो क्या इस स्कीम को आगे जाकर क्या इसके बारे में होना चाहिए? परसेंटेज बढ़ाना चाहिए या बंद करना चाहिए, या सेना के प्रति कोई प्रैक्टिकल करना जरूरी नहीं था? सेना को हम इंडियन आर्मी वैसे भी चलो हम मानते हैं इसको कि इन्होंने अग्निवीर एक प्रैक्टिकली रखा हुआ है कि ये बहुत क्या काम कर सकती है। वैसे ये हमारे देश के लिए प्रॉब्लम आएगी बाद में, क्योंकि ये लोग सारे हथियार एक्सपर्ट होंगे। ये सिविल में आके अगर इनके विचार उधर चले गए फिर सिविल में हथियार भी चला सकते। जी सर, आप पेंशन आए, आपको पेंशन मिलती है, सीडी सुविधाएं मिलती है, हमें सुविधाएं मिलती है, प्रोटेक्शन मिलता है। उसे नहीं मिला तो कल को माओवादी नहीं बन सकता देंगे। और हमको तो मिलता है, सारा मिलता है, मगर उनको भी मिलना चाहिए था। इसी की बात कर रहा हूँ, ना मिले तो क्या वो माओवादी बनेगा या गलत तरीके का इस्तेमाल करेगा? इसका अपना तरीका ढूंढेगा जो गेट की तरफ है, यानी गलत परिणाम गलत परिणाम ढूंढेगा बनाने को एवं देश का भविष्य। प्यारे बच्चों, आज 26/11/2008 उपाध्यक्ष में अमर शहीद मुंबई हमले के शहीदों को तो अब सत्तर नमन। कार्यक्रम की शुरुआत जैसा आप देख पा रहे हैं, आज इस उनकी 17वीं पुण्यतिथि पर आप सभी का गौरव सेनानी एसोसिएशन उत्तराखंड की तरफ से हार्दिक हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं। पिताजी का नाम क्या बोला? हिम्मत सिंह सजवान, सुमन सिंह सजवान, दूसरी पीढ़ी। देखिए कितना अच्छा लगता है, विरासती सैनिक जवान और रीत के लिए रायपुर मंडल। जयपुर रायपुर दोनों ही ये छोटे छोटे मंडल है, ये रायपुर का ही मंडल था, रायपुर के अध्यक्ष साहब, केंद्रीय कार्यकारिणी और समस्त गौरव सेना नेशन के मुख्य पदाधिकारी शहीदों को धन्यवाद रीत देते हुए और मेरा सभी से अनुरोध है कि यहाँ पर वीर नारी और महिलाएं जो कि यहाँ पर आई हुई है उनको कारगिल शहीद सुंदर सिंह नेगी की ये बच्चे तो आप यहाँ चलो भगिनी भी जी जी। वयोवृद्ध पूर्व सैनिक सर, आप 5 गढ़वाल के रिटायर वयोवृद्ध वृद्ध सैनिक यानी सीनियर सिटीजन है, काफी सीनियर। अगर मैं अपनी बात करूं, मेरे पिताजी 40 157 राइफलमैन धन सिंह, फर्स्ट गढ़वाल राइफल जो बाद में 6 मैकनाइज हो गई है, और आज पिताजी भी इस दुनिया में नहीं है। सेकंड पीढ़ी तीसरी पीढ़ी के लोग भी अब फौज में चले गए। लेकिन आप अपना आर्मी नंबर बताएंगे सर? हाँ, मैं फर्स्ट क्लास का ही हूँ जी। नंबर आपका? मेरा 40-36-012 है। यानी आप मेरे पिताजी से भी 4000 सीनियर हैं। हाँ, मेरे पिताजी 4 नवंबर 1961 में भर्ती हुए थे आप सर? हाँ, मैं 55 का हूँ। जी 55 के हैं, यानी कि आपने 62 की लड़ाई लड़ी। सब लड़े। तो उसके बाद का आप अपना सैनिक इतिहास बताइए, कितना आपने नौकरी करी, अपना पूरा परिचय। अरे 85 में रिटायर हो गया, 55 से जी पूरा परिचय फौजी तरीके से आप। 40-36-012 जी। सुधार में कैप्टन जी उमेद सिंह रावत जी 5 गढ़वाल से आप रिटायर हैं। और 1955 से लेकर रिटायर तक का एक मोटा समरी एक लाइन में बताएंगे आप, कहाँ नौकरी की? हाँ, 55 से 61 तक फर्स्ट क्लास में रहे, 61 के बाद 61 में सेंटर में आए 5 क्लास को रेस करने के लिए, और तब वहाँ पर टोली जी जैसे जाते ही हैं। हाँ, और 40 वाले मेरे रंग थे वहाँ पर शुरू समय जी। और तब 62 हो सकता है मेरे पिताजी भी रंग रूट रहे हो। 40 157 जी। आगे बताइए। 5 गुड़ा में गए तब 5 गुड़ा रेस करी, और तब उसके बाद जो है
पूरी लड़ाई लड़ी देश के लिए, सब कुछ किया। और तो जैसा आप हिल्ली बटालियन कहते हैं भाई गढ़वाल को, हाँ। तो ये कौन से युद्ध की बात है? ये 71 की है। 71 में। हाँ, हिल्ली वहीं पर है, और वहाँ हिल्ली हमको राष्ट्रपति से मिला हुआ है। हिल्ली डी मिला हुआ है। हिल्ली डी मिला हुआ है। हाँ। उस दौर से आज तक आपकी उम्र अब कितनी हो गई? 90 के पहले ये कम है अभी। 90 से एक कम है। जो पेंशन 80 में 85 में बढ़ती है, हाँ, वो आपकी बढ़ी है। हाँ। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत सहयोग किया आपने, एक अच्छा मार्गदर्शन दिया नई पीढ़ी के लिए। आपको एक बार फिर